Hello, aspirants. Welcome to Shy Educators. Grab a pen and a notebook. Let's get started. Today is your day 4 of Indian economy, and today we are going to cover these topics as you can see on your screen. First is money, demand, and supply. Then we will talk about money creation and then monetary policy. Right? Monetary policy becomes a very important part of your economy section. Right? अगर आपको कुछ याद रहे या ना रहे, मॉनेटरी पॉलिसी आपको याद रहना चाहिए. हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज़ इट. बात समझ आ रही है. मॉनेटरी पॉलिसी में कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं और मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है. राइट. सो बिफोर दैट लेट्स टॉक अबाउट मनी, डिमांड एंड सप्लाई. ये क्या चीज़ होती है. राइट. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट you have to understand demand of money, right? But before understanding the demand of money, what actually is demand of money, you need to understand a theory. theory क्या है. theory का नाम है liquidity preference theory. अब ये क्या चीज़ है. ये एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था. क्या था. ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट. इन्होंने क्या बोला, जिनका नाम था, हमने प्रीवियसली भी देखा था, जॉन मेनार्ड केनीज. ठीक है. जॉन मेनार्ड केनीज. इन्होंने क्या बुक लिखी थी. फर्स्ट लेक्चर में हमने ये देखा था. उस बुक का क्या नाम था. द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड क्या, मनी. बात समझ आ रही है. 1936 में इन्होंने ये बुक पब्लिश की थी. जॉन मेनार्ड केनीज की बात हो रही है. ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थी. इन्होंने ही ये थ्योरी दी थी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी. अब ये जो थ्योरी है ये क्या है, व्हाट डज इट टॉक अबाउट. ठीक है. इन्होंने क्या बोला था कि जो लोग हैं, क्या, जो लोग हैं ये प्रेफर करते हैं कि इनके पास थोड़ा सा जो एसेट है, जो कैश है, वो लिक्विड फॉर्म में रहे. लिक्विड फॉर्म क्या होती है. लाइक आपके पास कैश हो. बात समझ आ रही है. फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास कोई एसेट है, आपके पास कोई गाड़ी है, बंगला है या समथिंग लाइक दैट, क्या वो मनी या लिक्विड फॉर्म में है. नहीं है. तो लोग क्या प्रेफर करते हैं कि एसेट्स के साथ साथ उनके पास कुछ कैश मनी भी हो. लिक्विड फॉर्म उसको कहते हैं, ताकि वो उन्हें यूज़ करें, ताकि वो उन्हें एमरजेंसी के तौर पे यूज़ करें, या कोई भी मोटिव हो सकता है. तो ये जॉन मेनार्ड केनीज ने क्या बोला कि लोग प्रेफर करते हैं कि इनके पास जो एसेट्स है वो लिक्विड फॉर्म में हो. क्या हो. लिक्विड फॉर्म में हो, यानी कि कैश, मनी. बात समझ आ रही है. क्यों बोला. इनके पास 3 मोटिव होते हैं. बात समझ आ रही है. हमारे पास 3 मोटिव होते हैं कैश रखने के. नंबर 1 क्या बोला था इस लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में, कि ट्रांजैक्शन के तौर पे. क्या. ट्रांजैक्शन मोटिव. ट्रांजैक्शन मोटिव आपका क्या है कि फॉर एग्जांपल मीडियम ऑफ एक्सचेंज. हमने देखा था मनी की प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन. बात समझ आ रही. फॉर एग्जांपल आपको दूध लाना है, वेजिटेबल्स लानी है, फ्रूट्स लाने हैं, जो कि आपकी डोमेस्टिक नीड्स है. तो ट्रांजैक्शन मोटिव के तौर पे आप ये ले सकते हो. क्या. मिल्क, वेजीज, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. ठीक है. दूसरा इन्होंने बोला कि दूसरा मोटिव क्या है, प्रिकॉशनरी मोटिव. क्या. प्रिकॉशनरी मोटिव. दूसरा मोटिव इन्होंने बोला कि प्रिकॉशनरी मोटिव है. प्रिकॉशनरी मोटिव का मतलब क्या है कि भाई साहब कोई सडन एमरजेंसी आई या कोई अनफोर्सीन एक्ट हुआ एंड यू नीड मनी. बात समझ आ रही है. कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर है जहाँ पे आपको मनी की ज़रूरत है. मेडिकल इमरजेंसी फॉर एग्जांपल. ठीक है. मेडिकल इमरजेंसी. बात समझ आ रही है. तो ये एक इम्पल्सिव नीड बनती है आपकी. बात समझ आ रही है. या फिर आप फॉर एग्जांपल हॉलिडे पे गए और हॉलिडे पे आपका कोई परचेज या कोई ऐसा चीज़ आपको पसंद आया एंड यू नीड मनी फॉर दैट. बात समझ आ रही है. अच्छा, क्या बोला था इन्होंने. एक तो ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, ये आपको याद रखने हैं. ठीक है. तीसरा क्या मोटिव हो सकता है. तीसरा मोटिव इन्होंने बोला था स्पेक्युलेटिव. स्पेक्युलेटिव मोटिव.
एंड व्हाट डज दैट मीन? सिंपल, देखो फॉर एग्जांपल आप बात लो इन्वेस्टर। इन्वेस्टर कोई है जो इन्वेस्ट करता है अपना मनी, वो अपने कैश को रोक के रखता है। किस चीज़ के लिए? टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जैसे कि आपके पास कैश है, आप बोलते हो मैं ये तब इन्वेस्ट करूँगा जब मेरे पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी अराइज होगी या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी। फॉर एग्जांपल गोल्ड की प्राइसेस कम होंगी तो आप खरीदोगे एंड यू नीड कैश फॉर दैट। फिर जब गोल्ड की प्राइसेस फिर से ज़्यादा होंगी तो आप बेच दोगे। बात समझ आ रही है? तो आप कहते हो कि आई विल यूज़ माई कैश टू बाई द गोल्ड व्हेन द प्राइसेस फॉल, सिंपल एज दैट। इसी चीज़ को दूसरा नाम कहते हैं एसेट डिमांड ऑफ मनी। क्या कहते हैं? एसेट डिमांड ऑफ मनी। ठीक है, तो गोल्ड की एग्जाम्पल ले सकते हो आप। प्राइसेस फॉल हुई, आपने बचा के रखा था, तो इन्वेस्टर्स की एग्जाम्पल आपने ले ली। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर एन इन्वेस्टर, इफ़ यू आर अ स्मॉल इन्वेस्टर, आप ये चीज़ अगर कर रहे हो आपको समझ आएगा। तो कितने मोटिव है? 3, ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव एंड स्पेक्युलेटिव मोटिव, राइट? नाउ you know liquidity preference theory given by John Maynard Keynes in the book The General Theory of Employment, Interest and Money 1936। बेसिक सी चीज़ है, ठीक है, ओके। चलिए अब जो टोटल डिमांड ऑफ मनी, ठीक है, टोटल डिमांड ऑफ मनी, ठीक है, पैसा। ऊपर आपने देखे 3 मोटिव होते हैं, ठीक है, उनकी वजह से डिमांड ऑफ मनी बढ़ जाती है। डिमांड ऑफ मनी डिपेंड करती है इन चीज़ों पे, ये लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ने बोला था। अब टोटल डिमांड ऑफ मनी देखो, सबसे पहले आप समझो कि अगर आप बैंक में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो आप क्या करोगे? आप उस अमाउंट को बैंक में क्या करोगे? डिपॉजिट करोगे। क्यों? क्योंकि आपका बैंक जो है वो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। बात समझ आ रही? दैट मीन्स इंटरेस्ट रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या? जो आपका मनी है, मनी हेल्ड बाय पब्लिक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या? मनी हेल्ड बाय पब्लिक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स, डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट्स, राइट? तो क्या समझे आप? इंटरेस्ट रेट कम होगी तो मनी ज़्यादा अपने पास रखेंगे लोग। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो मनी कहाँ होगा? डिपॉजिट होगा, मनी ज़्यादा डिपॉजिट होगा। बात समझ आ रही है, राइट? तो टोटल डिमांड क्या? टोटल डिमांड ऑफ मनी, टोटल डिमांड ऑफ मनी, कौन से फैक्टर इसमें इफेक्ट करेंगे? क्या बोला मैंने? एक तो ट्रांजैक्शन, क्या? ट्रांजैक्शन डिमांड, बात समझ आ रही है, प्लस आपका स्पेक्युलेटिव डिमांड। स्पेक्युलेटिव डिमांड इज इक्वल टू टोटल डिमांड ऑफ मनी। बात समझ आ रही है? ये आपको याद रखना है। टोटल डिमांड ऑफ मनी किसके बराबर होता है? एक तो आपका ट्रांजैक्शन डिमांड, स्पेक्युलेटिव डिमांड इज इक्वल टू टोटल डिमांड ऑफ मनी। नाउ यू हैव अंडरस्टूड ट्रांजैक्शन मोटिव, स्पेक्युलेटिव मोटिव, वो डिमांड्स क्या होती है वो आप समझ चुके हैं। बात समझ आ रही है? अब फॉर एग्जांपल प्राइस लेवल्स हाई होगी, मतलब इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होती है? आपकी प्राइसेस हाई होती है और मनी का जो वैल्यू होता है वो कम होता है, ठीक है? बात समझ आ रही है? तो 10 रुपये में जो आप चीज़ खरीद रहे थे 10 साल पहले, आज 10 रुपये में वो नहीं मिलेगी। 10 रुपये का वो वैल्यू नहीं रहा क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हुई है, दैट इज़ इन्फ्लेशन, ठीक है? तो इसी तरह इन्फ्लेशन भी एक फैक्टर प्ले करेगा। कैसे? ट्रांजैक्शन डिमांड बढ़ेगी यानी कि प्राइस लेवल्स हाई होंगी। बात समझ आ रही है? यू हैव टू विदड्रॉ मोर मनी फ्रॉम बैंक। क्यों? क्योंकि आपको बेसिक नेसेसिटीज़ बाई करनी है, गाड़ी में पेट्रोल डलवाना है, ठीक है, या वेजीज या मिल्क। बात समझ आ रही? इसी तरह स्पेक्युलेटिव, स्पेक्युलेटिव मैंने क्या कहा था? अगर कोई बैंक या बॉन्ड आपको क्या कर रहा है? अच्छी इंटरेस्ट रेट दे, अगर नहीं दे रहा है इंटरेस्ट रेट तो क्या करोगे? यू विल विदड्रॉ मनी। बात समझ आ रही? यू विल विदड्रॉ फ्रॉम बैंक एंड यू विल वेट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड प्रॉपर्टी जहाँ पे आपको ज़्यादा मिलेगा रिटर्न। तो ऐसे टोटल डिमांड ऑफ मनी डिसाइड होती है। नाउ आई होप यू गॉट द पॉइंट ऑफ डिमांड ऑफ मनी। और एक चीज़ आप और समझ सकते हो, लिक्विडिटी। मैंने बोला था ऊपर, लिक्विडिटी क्या होती है? आप किसी चीज़ को
सिंपली ईजीली अगर आप किसी चीज़ को कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, क्या कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, दैट इज लिक्विडिटी, ईज ऑफ कन्वर्टिंग एन एसेट इनटू कैश। फॉर एग्जांपल आपके पास गोल्ड है, आपके पास कोई बॉन्ड है, आपके पास कोई शेयर है, आप सेल करोगे और वो आपका लिक्विड एसेट बन जाएगा। तो कैश इज द मोस्ट लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट फॉर्म कैश का ज़्यादातर कैश ही माना जाता है। बात समझ आ रही है? तो हाईली लिक्विड एसेट्स आपके गोल्ड हुए, शेयर, बॉन्ड्स, बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, और एक चीज़ समझो आप, दूसरा क्या है आपका? सप्लाई ऑफ मनी। क्या? सप्लाई ऑफ मनी। ये क्या चीज़ है? अब देखो जी, मनी कैसे सप्लाई होता है, मनी कैसे सप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर बैंक। ठीक है, बैंक में आपने क्या किया? बैंक में दो तरह की चीज़ें होती हैं, डिपॉजिट, और बैंक क्या करता है? लोन्स देता है। बात समझ आ रही है? यहाँ पे आपको समझना है डिपॉजिट क्या है बैंक के लिए। आपने पैसा दिया बैंक को, तो बैंक के लिए वो एक लायबिलिटी बनती है। बात समझ आ रही है? बैंक इज़ लायबल टू पे योर मनी, टू पे यू इंटरेस्ट, बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, ये एक लायबिलिटी बन जाती है क्योंकि ये आपका पैसा है, तो बैंक के लिए ये क्या है? लायबिलिटी है। लेकिन लोन जो बैंक दे रहे हैं वो क्या है? क्या लायबिलिटी है? एसेट है। बैंक के लिए वो क्या है? एक एसेट है। क्यों? आपका पैसा वो घुमा रहा है मार्केट में, लोगों को लोन देगा और उस पर उनको इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वो इंटरेस्ट बैंक पे जाएगा, जो इंटरेस्ट की परसेंटेज है वो बैंक एज अ प्रॉफिट ले लेगा। बात समझ आ रही है? और आपको फॉर एग्जांपल उसने डिपॉजिट पे या फिक्सड डिपॉजिट पे क्या दिया? 1% या 7% एनुअली फॉर एग्जांपल, तो लोन्स पे उन्होंने चार्ज किया 14%। बात समझ आ रही है? तो उन्होंने डबल इंटरेस्ट रेट वहाँ से गेन किया, 7% खुद रख लिया और 7% आपको दे दिया। बात समझ आ रही है? तो लोन्स बैंक के लिए एक एसेट होते हैं और डिपॉजिट लायबिलिटी। बात समझ आ रही है? फिर इसमें आती है टाइम लायबिलिटी एंड डिमांड लायबिलिटी। क्या? टाइम लायबिलिटी एंड डिमांड लायबिलिटी, ये क्या चीज़ें होती है? टाइम लायबिलिटी ये है कि भाई अभी आपको फॉर एग्जांपल आपने फिक्सड डिपॉजिट कराया है बैंक में, वो एक टाइम पे बैंक को आपको वापस देना है, अभी नहीं देना है, क्योंकि आपने फिक्सड डिपॉजिट फॉर एग्जांपल 5 ईयर्स के लिए किया, 10 ईयर्स के लिए, ये एक टाइम लायबिलिटी बन गई बैंक के लिए, जिसको कहते हैं FDRD। बात समझ आ रही है? ये एक टाइम लायबिलिटी बन गई बैंक के लिए, 10 साल, 5 साल। फॉर एग्जांपल आपको इमरजेंसी आए और आपने पहले 3 साल के लिए रखा, 3 साल बाद इमरजेंसी आया, आपने निकाल दिया, तो बैंक लायबल नहीं है, क्योंकि आप मैच्योरिटी से पहले ही वो पैसा निकाल रहे हो, तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, इनफैक्ट आपका डिडक्ट होगा मनी। ठीक है, पेनल्टी लग सकती है, इंटरेस्ट रेट नहीं मिल सकता है, बाकी सारी चीज़ें हो सकती है। दूसरा होता है डिमांड लायबिलिटी। डिमांड लायबिलिटी फॉर एग्जांपल आपका करंट अकाउंट है या सेविंग्स अकाउंट है, बात समझ आ रही? डिमांड ड्राफ्ट है, ठीक है, ये एक डिमांड लायबिलिटी बनती है बैंक के लिए। ठीक है, या कोई ओवर ड्यू बैलेंस है, बात समझ आ रही है? फिक्सड डिपॉजिट आपने किया है, उसमें कोई ओवर ड्यू बैलेंस है, ठीक है, या अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स होते हैं, किसी ने बैंक में डिपॉजिट किया, वो कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना? फॉर एग्जांपल आपकी दादी का अकाउंट है, वो कोई क्लेम ही नहीं कर रहा, दादी मर गई, ठीक है, उनका जो पैसा है वो बैंक में है, वो कोई क्लेम नहीं कर रहा है। ठीक है, वो एक डिमांड लायबिलिटी बनती है, कोई डिमांड करेगा उस पैसे को, आपके फैमिली मेम्बर में से जाएगा कि ऐसा ऐसा है, तो फिर जाके वो मिलेगा। बात समझ आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जो है आपका कि भाई साहब जो मनी सप्लाई है, मनी सप्लाई है, सप्लाई एंड डिमांड आप समझ चुके होंगे। मनी सप्लाई जो है, ठीक है, मनी सप्लाई कैसे हम क्या करते हैं? मेजर करते हैं। बात समझ आ रही है? मनी सप्लाई तो आपने देखा, डिमांड भी देखा, लेकिन इसको मेजर कैसे करेंगे? RBI जो है आपका सेंट्रल बैंक, RBI क्या है? आपका सेंट्रल बैंक है। क्या है? थोड़ा सा जान लेते हैं, वैसे भी हमें ये अलग से डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, तो RBI के हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई। बात समझ आ रही है? ये क्या है? हमारा सेंट्रल बैंक है अपनी कंट्री का। क्या है? सेंट्रल बैंक है। कब इस्टेब्लिश कब हुआ था ये? अप्रैल 1, 1935। ठीक है ना? तब जब ये इस्टेब्लिश हुआ था, इनका कैपिटल था 5 करोड़ का। ठीक है ना? उसके बाद जब ये कैपिटल है, ये डिवाइड किया गया 5 लाख के इक्विटीज़ में। इक्विटी क्या होता है? जो शेयर बनाते हैं, 100 रुपीज़ का एक एक शेयर
बेचने लगे, ठीक है ना। बिगिनिंग में पहले तो क्या था, नॉन गवर्नमेंट था, ठीक है ना। फिर इसकी नेशनलाइजेशन हुई। क्या हुई, नेशनलाइजेशन में कब हुई, जनवरी 1 पूछा जा सकता है 1949 में। फिर क्या बना, गवर्नमेंट ने इसको एक्वायर किया, इसके शेयर्स लिए। बात समझ आ रही है। तो इतना ये वैसे भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आरबीआई के बारे में, गवर्नर्स के बारे में, तो अभी के लिए आप इतना याद रखो। तो आरबीआई क्या करता है, आपका बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करता है, बैंक्स को देखता है, रेगुलेशंस लगाता है, मॉनेटरी पॉलिसी, बाकी सारी चीज़ें, ठीक है। ये हम आगे जाके देखेंगे इन अ मीन वाइल। बट बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मनी कैसे हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, मनी सप्लाई कैसे मेजर करता है। आरबीआई ने कुछ क्या रखा है, कुछ मेजर्स रखे हैं मनी सप्लाई के, वो हमें देखना है। जैसे कि आपका M0, M1, M2, M3, M4, ये चीज़ें आपने देखी होंगी, इन पे क्वेश्चंस भी देखे होंगे। आज हम इनको डिटेल में देख लेंगे। तो मनी सप्लाई क्या है आपका, मनी सप्लाई आपने देखा, लेकिन मनी सप्लाई प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल। कहाँ पे मनी सप्लाई क्रूशल रोल प्ले करता है, नंबर 1 प्राइस लेवल्स डिसाइड होती है इससे, प्राइस लेवल, जैसे कि इन्फ्लेशन। बात समझ आ रही है। नंबर 2 इंटरेस्ट रेट्स। बात समझ आ रही है। इंटरेस्ट रेट्स किस पे, डिपॉजिट पे कितना लगाना है, लोन्स पे कितना लगाना है। बात समझ आ रही है। तो आरबीआई क्या करता है, आरबीआई आपका मनी सप्लाई मेजर करता है। कुछ इंडिकेटर्स हैं इनके, क्या है, M0, M1, M2, M3 एंड M4। अब ये सब चीज़ें क्या है, सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है, एक चार्ट बनाओ आप। क्या बनाओ, ऐसे एक चार्ट बनाओ आप, एक टेबल बनाओ, राइट, एंड देन डिवाइड इट। चलिए एक टेबल बनाते हैं। ये टेबल हमने बनाया, बट टेबल आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। सबसे पहले हम समझते हैं कि जो ये मेजर्स ऑफ मनी है, M1, M2, M3 एंड M4। M0 पे हम एंड पे आएंगे, क्योंकि वो एक बेस मनी होता है जो आरबीआई प्रिंट करता है, वहाँ से कहानी शुरू होती है। सबसे पहले आप ये 4 चीज़ें देख लो। M1 एंड M2 को कहते हैं नैरो मनी। क्या कहते हैं, नैरो मनी, ठीक है। और M3 M4 को क्या कहेंगे हम, ब्रॉड मनी, ठीक है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, व्हाट इज़ नैरो मनी, व्हाट इज़ ब्रॉड मनी, ठीक है। अब ये नैरो मनी, ब्रॉड मनी क्या होता है। सबसे पहले M1 एंड M2 कैसे हम मेजर करते हैं, ठीक है। क्या करना है हमें मेजर, मनी सप्लाई कैसे चल रही है, मनी सप्लाई अभी कितनी है, कहाँ है, कैसे मेजर करेंगे। कुछ इंडिकेटर्स है। नंबर 1 करेंसी विद पब्लिक। क्या, करेंसी विद पब्लिक। बात समझ आ रही है, करेंसी विद पब्लिक, ठीक है। M1 भी होगा, M2, M3, M4। बात समझ आ रही है। तो M1 M2 हम कैसे, देखो ये मैंने क्या लिखा, करेंसी विद पब्लिक, मतलब अब भी पब्लिक के पास कितना पैसा है, ठीक है। M1, M2, M3, M4, ठीक है ना। M1 में कितना है, M2 कितना है, M3 कितना है, M4 कितना है। अब ये M1, M2, M3, M4 क्या होता है, M1 किस चीज़ को हम कहेंगे, M1 किस चीज़ को हम कहेंगे। M1 नैरो मनी में आता है, M2 भी नैरो मनी में आता है, ठीक है। M1 M2 दोनों देखते हैं, ठीक है, नैरो मनी है ये। M1 किस चीज़ को कहते हैं, इसमें क्या क्या हम कैलकुलेट करते हैं, हम देखते हैं कि करेंसी विद पब्लिक है कि नहीं है, कितनी है। बात समझ आ रही है। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक्स आपके आते हैं, उसमें आप या तो डिमांड डिपॉजिट होता है आपका, या तो टाइम डिपॉजिट होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट। फिर हम देखते हैं डिमांड डिपॉजिट कितना है M1 में, ठीक है ना। बात समझ आ रही है। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट जिनको कहते हैं, क्या, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। बात समझ आ रही है, डिमांड डिपॉजिट। उसके बाद टाइम डिपॉजिट, ये इसमें कैलकुलेट नहीं करते, क्योंकि ये एफडी होता है। क्या होता है, एफडी, लेस लिक्विड होता है, तो एफडी होता है। बात समझ आ रही है। तो ये टाइम डिपॉजिट इसमें कैलकुलेट नहीं करते हैं। उसके बाद आपने देखा हो एक कमर्शियल बैंक होता है, बैंक्स को हम वैसे भी अलग से पढ़ने वाले हैं, अभी आप इतना याद रखो, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, ठीक है। बात समझ आ रही है। ये भी एक टाइप का बैंक आता है आपका। इसमें भी डिमांड डिपॉजिट या तो टाइम डिपॉजिट, इसमें भी क्या, डिमांड डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ये दोनों इसमें कैलकुलेट नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो M1 में आपका क्या कैलकुलेट होगा, फिर दो ही चीज़ें आपकी कैलकुलेट होगी। क्या, एक तो करेंसी कितनी है अभी पब्लिक के पास, दूसरा क्या कि कमर्शियल बैंक में कितना आपका अभी पैसा है करंट अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट में,
ठीक है, ये आपको होता है M1। तो M2 क्या होगा फिर? M2 आपका देखो आप, ठीक है, M2 आपका करेंसी बिल्कुल पब्लिक के पास अभी कितना है, दूसरा ये भी आएगा इसमें, और इसमें ये नहीं आएगा, ठीक है। और क्या आएगा इसमें? पोस्ट ऑफिस का लेकिन डिमांड डिपॉजिट, मतलब करंट अकाउंट या सेविंग्स अगर आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में है तो वो इसमें इंक्लूड होगा। तो M1 M2 आपको समझ आया होगा। तो M1 आपका ज़्यादा लिक्विडिटी इसकी ज़्यादा होगी, लेकिन क्वांटिटी इसकी बहुत ही कम होगी मार्केट में। क्यों? क्योंकि दो ही चीज़ों से हम देख रहे हैं, बात समझ आ रही है? दो ही चीज़ें इसमें इंक्लूड हो रही है, एक तो आपका करेंसी कितना अभी पब्लिक के पास है, दूसरा कमर्शियल बैंक में इनका करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा है, ठीक है। ये ऑन ए ब्रॉडर स्केल हम मेजर करते हैं तो M1 की आपकी लिक्विडिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि लोग ज़्यादातर ये पैसा घुमा रहे हैं, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं, बात समझ आ रही है, और जो करेंसी है पब्लिक के पास वो घुमा रहे हैं मार्केट में। तो लिक्विडिटी इसकी क्या होगी? लिक्विडिटी हाई होगी, ठीक है, क्वांटिटी इसकी कम होगी। इसी तरह क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी M2 की एज़ कम्पेयर टू M1, लेकिन लिक्विडिटी कम होगी। क्यों लिक्विडिटी क्यों कम होगी? क्योंकि इसमें आपका पोस्ट ऑफिस का डिमांड डिपॉजिट भी इंक्लूड हो रहा है, बात समझ आ रही है, ठीक है। अब आता है आपका ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी क्या आता है आपको? ब्रॉड मनी में आपका आता है M3 एंड M4। अब ये चीज़ें क्या है M3 एंड M4? M3 M4 में CU भी आएगा, मतलब करेंसी विद यू, करेंसी विद पब्लिक, बात समझ आ रही है। और इसमें क्या आएगा? कमर्शियल बैंक में डिमांड डिपॉजिट, ठीक है, बिल्कुल हाँ जी है, ठीक है। टाइम डिपॉजिट भी इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है। पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक का जो M3 में है वो इंक्लूड नहीं होगा, बात समझ आ रही है, दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, लेकिन M4 में आपका ये सारा इंक्लूड होगा। तो M3 में आपका क्या है? M3 में आपकी लिक्विडिटी जो है, लिक्विडिटी कम है। क्या है? लिक्विडिटी कम है बट क्वांटिटी ज़्यादा है। क्यों? एज कम्पेयर टू हेयर, एज यू कैन सी, यहाँ पे हम 3 जगहों से उठा रहे हैं, करेंसी विद दिस, टाइम डिपॉजिट, फिक्सड डिपॉजिट, सब कुछ उठा रहे हैं, ठीक है। अब हम टेबल समझते हैं जो हमने ऊपर बनाया था, का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन अभी नहीं लेना। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे मेजर, ठीक है, ये एक टेबल से आपको पूरा समझ आएगा। M1 M2 को क्या कहते हैं हम? नैरो मनी, बात समझ आ रही है। M3 M4 को क्या कहेंगे हम? ब्रॉड मनी, ठीक है। क्या है ये इंडिकेटर्स है, RBI मेजर करता है इससे मनी की सप्लाई, ठीक है। ये क्या है आपका? करेंसी विद पब्लिक, ठीक है। या आप समझो आपके पास अभी कितना पैसा है, ठीक है, बात समझ आ रही है। यहाँ पे हम लिखेंगे कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, बात समझ आ रही है। कमर्शियल बैंक में 2 तरह के डिपॉजिट होते हैं आपके। क्या होते हैं? 2 तरह के डिपॉजिट। एक तो आपका होता है डिमांड डिपॉजिट, दूसरा होता है आपका टाइम डिपॉजिट, बात समझ आ रही है। डिमांड डिपॉजिट मतलब आपका करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट, क्या? करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट, और यहाँ पे आपका फिक्सड डिपॉजिट, बात समझ आ रही है, रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है, FDRD जिसको कहते हैं। अच्छा, पोस्ट ऑफिस में भी ये 2 चीज़ें होंगी, डिमांड डिपॉजिट और क्या होगा? टाइम डिपॉजिट, बात समझ आ रही है। यहाँ पे हम लिखेंगे लिक्विडिटी किसकी ज़्यादा है और क्वांटिटी किसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। M1 एंड M2 में हम क्या देख रहे थे? M1 एंड M2 में हम देख रहे थे, M1 में हम डिमांड डिपॉजिट बिल्कुल इंक्लूड कर रहे थे, लेकिन टाइम डिपॉजिट इंक्लूड नहीं कर रहे थे। इसी तरह आपका, ठीक है, ये हम नीचे तक ड्रॉ करेंगे। इसी तरह आपका डिमांड डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में नहीं इंक्लूड कर रहे थे, ना ही आपका पोस्ट ऑफिस में टाइम डिपॉजिट, ठीक है। ये हम M1 एक इंडिकेटर लेके चलते हैं कि M1 क्या मनी है? आपका नैरो मनी है, ठीक है। इसकी लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होगी, हाई, इसकी लिक्विडिटी हाई होगी, ठीक है। और क्वांटिटी क्या है? क्वांटिटी इसकी कम होगी मार्केट में। M2 क्या है एज कंपेयर टू दैट? बिल्कुल आपका करेंसी विद पब्लिक इंक्लूडेड है, क्या? करेंसी विद पब्लिक इंक्लूडेड सब में है, बात समझ आ रही है। डिमांड डिपॉजिट M2 में हम ले रहे थे, बिल्कुल ले रहे थे। टाइम डिपॉजिट नहीं ले रहे थे, लेकिन पोस्ट ऑफिस का डिमांड डिपॉजिट ले रहे थे, टाइम डिपॉजिट नहीं ले रहे थे, ठीक है। ये आपका नैरो मनी आता है। क्या आता है? नैरो मनी, ठीक है ना। इसी तरह आपका ब्रॉड मनी समझो आप। ब्रॉड मनी किसको हम कहते हैं? ब्रॉड मनी बिल्कुल जी, इसमें आपका डिमांड डिपॉजिट आ जाएगा, ठीक है, टाइम डिपॉजिट भी आ जाएगा,
बात समझ आ रही है। लेकिन पोस्ट ऑफिस का इंक्लूड नहीं होगा, M3 की बात चल रही है। इसी तरह अगर M4 में बात करेंगे तो इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। बात समझ आ रही है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ़ यू वांट। ओके, चलिए, अगर आपको M3 निकालना है तो वो क्या है, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। यहाँ पे देखो, फिर से देखो, M3 जो है, M3 क्या है आपका, M3 आपका है M1, ठीक है ना, यहाँ तक है, प्लस टाइम डिपॉजिट, ठीक है। बाकी इसमें भी ये इंक्लूड नहीं है, इसके भी ये इंक्लूड नहीं है। बात समझ आ रही है। मतलब M1 प्लस टाइम डिपॉजिट आपका M3 बन जाता है, ठीक है ना। ऐसे करके आप याद रख सकते हो, लॉजिक करके, ठीक है ना। तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, M3 जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू मेजर मनी सप्लाई। इसी को हम दूसरा नाम कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्रीगेट मनी। क्या, एग्रीगेट मनी। बात समझ आ रही है, एग्रीगेट मनी। अब आपने याद रखा नैरो मनी, ब्रॉड मनी एंड एग्रीगेट मनी, या एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्स, या एग्रीगेट मनी सप्लाई। क्या, एग्रीगेट मनी सप्लाई भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ दैट यू आर डन विद the money supply indicators, right? You have understood money demand, money supply and the indicators, right? Let's now understand M0, ठीक है। M0 क्या है आपका, इसे हम कहते हैं क्रिएशन ऑफ मनी। क्या, क्रिएशन ऑफ मनी। हमने क्या देखा, डिमांड एंड सप्लाई, उसमें हमने इंडिकेटर्स देखे सप्लाई के, बट मनी क्रिएशन कैसे होता है, M0 को क्या कहते हैं हम, ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। इसको हम कहते हैं रिजर्व मनी। क्या, रिजर्व मनी। क्या कहते हैं हम इसे, रिजर्व मनी। बात समझ आ रही है, रिजर्व मनी, या इसे हम कहेंगे गवर्नमेंट मनी, ठीक है। इसको हम कहते हैं दूसरा नाम हाई पावर्ड मनी, ठीक है। क्या देखा आपने, M0 को क्या कहते हैं, रिजर्व मनी, गवर्नमेंट मनी, हाई पावर्ड मनी, ठीक है। ये कौन इशू करता है और कैसे इशू करता है। नंबर 1, इट इज़ इशूड अंडर क्या, RBI एक्ट। क्या, इट इज़ इशूड अंडर RBI एक्ट। बात समझ आ रही है, जो RBI का इशू डिपार्टमेंट है। बात समझ आ रही है, लेकिन कुछ कंडीशंस होती है, उनके अंडर ही वो डिपार्टमेंट, जो इशू डिपार्टमेंट होगा, वो ये रिजर्व मनी बनाएगा। कैसे, उनके जो एसेट्स होते हैं, उनके जो एसेट्स है वो मैच करने चाहिए उनकी लायबिलिटीज़। बात समझ आ रही है। ऐसा ना हो कि उनकी लायबिलिटीज़ ज़्यादा है, एसेट्स कम है, ये थोड़ा इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम ये एसेट्स और लायबिलिटीज़ कैसे देखते हैं, ठीक है। ये आपका इशू डिपार्टमेंट है RBI का, इनकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ देख के ही उस कंडीशन के अंडर, RBI एक्ट के अंडर, ये रिजर्व मनी क्रिएट होगा। क्रिएशन ऑफ मनी, रिजर्व मनी, M0, ठीक है ना। नंबर 1, जो आपका एसेट है, ठीक है ना, इशू डिपार्टमेंट का, फॉर एग्जांपल जो रुपी कॉइन है, ये कौन करता है, ये गवर्नमेंट इशू करता है ना। बात समझ आ रही है, गवर्नमेंट बनाता है ना। लेकिन RBI क्या करता है, RBI इसका एजेंट बन के, गवर्नमेंट का एजेंट बन के, एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इट सर्कुलेट्स, व्हाट डज इट डू, इट सर्कुलेट्स द मनी। बात समझ आ रही है। इसी तरह आपका अगर फॉर एग्जांपल गोल्ड कॉइन्स है, ये इसमें एसेट्स में ही आएगा ना, RBI इसका एज एन एजेंट बनेगा। बात समझ आ रही है, ठीक है, एसेट्स में ही आएगा ना, ठीक है। दूसरा आपका आता है गोल्ड कॉइन्स फॉर एग्जांपल मिनिमम 200 करोड़ की गोल्ड कॉइन्स जो है वो आपका इशू डिपार्टमेंट करेगा, ठीक है। यहाँ गोल्ड बुलियंस जो होते हैं छोटे छोटे, ठीक है ना। इसी तरह फॉरेन सिक्योरिटीज़ होती है, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो होता है, IMF होता है। बात समझ आ रही है। इसी तरह आपका ये आगे जाके हम देखेंगे, ठीक है ना, IMF के बारे में, बाकी सारी चीज़ें इतना आप याद रखो, फॉरेन सिक्योरिटीज़, ठीक है, इंक्लूडिंग IMF, ठीक है।
ये इसके एसेट्स बन जाते हैं, किसके? इशू डिपार्टमेंट के। तो लायबिलिटीज़ क्या है इसकी? लायबिलिटीज़ है जो टोटल बैंक नोट्स जो सर्कुलेशन में हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल जो पब्लिक के पास है, ठीक है, ये लायबिलिटी बन जाती है। इसी तरह कोई वॉल्ट में किसी ने कैश रखा है, मतलब बैंक्स में है, ठीक है ना, यहाँ कोई भी डिपॉजिट है, ठीक है ना, आरबीआई में, ठीक है ना, पब्लिक बैंक हो या कोई गवर्नमेंट बैंक हो, वो उनका जो डिपॉजिट है ये उनकी लायबिलिटीज़ बन जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पूरा अगर हम करोड़, जैसे हमने ऊपर देखा था 200 करोड़, ठीक है ना, इसी तरह हमने गोल्ड बुलियंस फॉर एग्जांपल देखे कि 115 करोड़ के है, ये पूरा फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का बन गया, ठीक है ना, क्या बन गया? 100 करोड़ का बन गया फॉर एग्जांपल एट 2025 जनवरी फॉर एग्जांपल, ये डेट पे 100 करोड़ का इसका क्या है? टोटल एसेट है। और लायबिलिटी 100 करोड़ एक्सीड नहीं करना चाहिए। लायबिलिटीज़ भी फॉर एग्जांपल 100 करोड़ है इसी डेट पे, इनको मैच करेंगे तब जाके क्या होगा? ये M0 इशू होगा। बात समझ आ रही है? इन कंडीशंस के अंडर आरबीआई इशू करेगा अंडर आरबीआई एक्ट, ठीक है। इतना डेप्थ में आपको नहीं जाना है, आपको इतना जानना है क्रिएशन ऑफ मनी M0। M0 को क्या कहते हैं? रिजर्व मनी, गवर्नमेंट मनी, हाई पावर्ड मनी, दैट इज इट। नाउ सबसे आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक, नाउ यू आर डन विद व्हाट? मनी सप्लाई, मनी डिमांड, मनी क्रिएशन। उसमें सप्लाई में आपने इंडिकेटर्स देखे M0, M1, M2, M3 एंड M4। आपने देखा कि M1, M2 को नैरो मनी कहते हैं, M3, M4 को ब्रॉड मनी कहते हैं, M0 को रिजर्व मनी, हाई पावर्ड मनी, गवर्नमेंट मनी कहते हैं। ये कुछ इंडिकेटर्स है जो मनी सप्लाई को मेजर करते हैं। M0 को हम क्रिएशन ऑफ मनी हमने पढ़ा कि जब ये बेस मनी भी इसको कहते हैं, जब ये बनता है, क्रिएट होता है अंडर आरबीआई, किस कंडीशंस के अंडर उनका इश्यू डिपार्टमेंट करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। क्या देखेंगे? मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है आपकी? ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी आपकी एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है। क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है, ठीक है ना। ये कौन डिज़ाइन कौन करता है? ये डिज़ाइन आपका करता है सेंट्रल बैंक, ठीक है। क्यों डिज़ाइन करता है? ताकि ये मैनेज करे। क्या करे? मैनेज, नंबर 1 मनी सप्लाई, क्या? मनी सप्लाई, ठीक है ना, और इंटरेस्ट रेट्स, इंटरेस्ट रेट्स, ठीक है। मनी सप्लाई करेगा मेजर, इंटरेस्ट रेट्स करेगा मेजर, और इस वजह से हमें क्या हेल्प मिलेगी? क्यों हम करेंगे? हम पता कर पाएंगे वेरिएबल्स, ठीक है, कंट्रोल कर पाएंगे। क्या? इन्फ्लेशन नंबर 1, कंजप्शन नंबर 2, इन्फ्लेशन, कंजप्शन एंड सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल फॉर्मेशन। बात समझ आ रही है? ये सारी चीज़ें, ये सारे वेरिएबल्स को हम शेप कर पाएंगे जब हमें पता होगा मनी सप्लाई के बारे में, इंटरेस्ट रेट्स के बारे में। इन सबको डिज़ाइन करता है सेंट्रल बैंक। ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये पॉलिसी डिज़ाइन करती है आपकी सेंट्रल बैंक। क्यों? ताकि हम ये सारी चीज़ें मैनेज करें, ताकि हमें हेल्प मिले, हम पता कर पाए, हम कंट्रोल कर पाए इन्फ्लेशन, कंजप्शन, बाकी सारी चीज़ें। ये तो हो गई इसकी लेमैन डेफिनेशन, ठीक है ना। ऐसा ही आपको एग्जाम में याद रखना है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या किस में हेल्प करेगी आपकी? जीडीपी में, इन्वेस्टमेंट में, अनएम्प्लॉयमेंट को फाइट करने के लिए, इन्फ्लेशन। बात समझ आ रही है आपको? ये सारी चीज़ें देखो, आपको फिस्कल पॉलिसी भी पढ़नी है आगे जाके, लेकिन फिस्कल पॉलिसी आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री से आता है। फिस्कल पॉलिसी में कुछ टूल्स होते हैं जैसे टैक्स सब्सिडी, डिसइन्वेस्ट, ये आगे जाके हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है, वो आरबीआई आपका करता है। बात समझ आ रही है? और कुछ टूल्स है मॉनेटरी पॉलिसी के जिनके थ्रू हम ये करते हैं, जिसका हम बोलते हैं CRR, SLR, रेपो वगैरह, ये क्या चीज़ें होती है। यानी मीन वाइल वो भी देखेंगे, ठीक है। लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस क्या है मॉनेटरी पॉलिसी की? इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। किसमें? प्राइस स्टेबिलिटी। सिंपल, ज़्यादा फोकस इसमें किसका होता है? इन्फ्लेशन कंट्रोल। क्या? इन्फ्लेशन कंट्रोल। फिर से कह रहा हूँ, इन्फ्लेशन क्या होता है? जब प्राइसेस जो होती है राइज होती है,
और जो मनी है उसका वैल्यू डिक्रीज होता है। सिंपल एज दैट। जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस ज़्यादा हो और मनी का जो वैल्यू है वो कम हो, उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है ना। जब क्या हो, मनी की जो सप्लाई हो, जो सर्कुलेशन हो वो ज़्यादा हो, एक्सीड कर जाए। ठीक है ना। क्या, जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं गुड्स की या सर्विसेज की एज कंपेयर टू दैट। सिंपल एज दैट। फिर इसमें कुछ टाइप्स आते हैं इन्फ्लेशन के, ये हमें आगे जाके वैसे भी डिटेल में पढ़ना है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये क्या सारी चीज़ें होती है। उतना डेप्थ में आपको नहीं जाना है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट लेना है। ठीक है ना। चलिए, इसकी सिग्निफिकेंस यही कि इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी। इन्फ्लेशन कंट्रोल होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो जॉब क्रिएशन भी होगा। ठीक है। जॉब क्रिएशन होगा तो सोशल जस्टिस मिलेगी। बात समझ आ रही है। सोशल जस्टिस मिलेगी किसी भी इकोनॉमी में अगर आप बात करोगे तो। ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी आपको समझ आया। ठीक है। चलिए, तो क्या करता है आरबीआई। फिर आरबीआई बोलता है कि भाई इन्फ्लेशन को हमें क्या करना है, 2 से लेके 6% के बीच में ही रखना है। और इन्फ्लेशन कैसे आपकी बनती है, एक आपका इंडेक्स आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है ना। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वजह से हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, इतना डेप्थ में आपको नहीं जाना है, आगे जाके वैसे भी देखने वाले हैं। या फिलहाल आप मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ रहे हो। ठीक है ना। इन्फ्लेशन नहीं पढ़ रहे हो, बट आइडिया आपको होना चाहिए। कभी कभी ये बेसिक्स का क्वेश्चन भी आता है, इन्फ्लेशन में कौन सा इंडेक्स यूज़ होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। तो मॉनेटरी पॉलिसी पे फिर से वापस आते हैं। तो आरबीआई कोशिश करता है कि जो इन्फ्लेशन है ये क्या रहे, 2 से लेके 6% के बीच में। कैसे, ये आपका बाई मंथली, क्या, ये आपको याद रखना है, बाई मंथली। बाई मंथली एक मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है जिसमें 6 मेंबर होते हैं। क्या होते हैं, 6 मेंबर की एक स्टैट्यूटरी मॉनेटरी कमेटी होती है, एमपीसी जिसको कहते हैं, स्टैट्यूटरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। क्या, स्टैट्यूटरी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जिसमें 6 मेंबर होते हैं। 3 आपके आरबीआई के होते हैं, 3 आपके गवर्नमेंट के होते हैं। ठीक है। ओके। तो ये जो टीम होती है 6 लोगों की, 6 मेंबर टीम होती है, एक कमेटी होती है जो ये मॉनेटरी पॉलिसी बाई मंथली डिस्कस करते हैं, रिपोर्ट्स एक्सचेंज करते हैं। बात समझ आ रही है। तो आरबीआई क्या करता है, इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है यूजिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो मॉनेटरी पॉलिसी का आपका ओवरव्यू मिल चुका होगा। अब मॉनेटरी पॉलिसी में इंपॉर्टेंट आपका क्या बनता है, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, हु डज इट। नाउ यू नो दैट मॉनेटरी पॉलिसी एक मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है जो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री, आपका जो अपना आरबीआई है वो करता है। क्यों करता है, ताकि हम मनी सप्लाई को मैनेज करें, इंटरेस्ट रेट्स को मैनेज करें, एंड व्हाट, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें यूजिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये बाई मंथली होती है और इसमें 6 मेंबर होते हैं। कितने, 6 मेंबर होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी को हम लागू कैसे करते हैं, सबसे पहले इसमें कुछ टूल्स आते हैं। क्या आते हैं, टूल्स आते हैं जिनके थ्रू, ये टूल्स यूज़ करके क्या करते हैं हम, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करते हैं, बाकी सारे वेरिएबल्स को शेप करते हैं, कंट्रोल करते हैं ऑन दीज टूल्स। इसमें आपके 2 आते हैं, एक तो आपका आता है क्वालिटेटिव टूल्स एंड क्वांटिटेटिव टूल्स। बात समझ आ रही है। सबसे पहले हम देखेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स। क्या, क्वांटिटेटिव टूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। ये भी पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी या क्वालिटेटिव टूल। ठीक है। सबसे पहले क्वांटिटेटिव टूल्स। अब देखो, इसका दूसरा नाम, क्वांटिटेटिव टूल्स का हम दूसरा नाम कहते हैं जनरल टूल्स, या हम इनको कहते हैं इनडायरेक्ट टूल्स। क्या, इनडायरेक्ट टूल्स। ठीक है। क्यों, क्योंकि ये जो इफ़ेक्ट करते हैं इंटायर इकोनॉमी को, ये इफ़ेक्ट करते हैं एंड नॉट जस्ट पर्टिकुलर सेक्टर। क्या कहा मैंने, जो ये क्वांटिटेटिव टूल्स है, ये जनरल टूल्स भी इनको कहते हैं, इनडायरेक्ट टूल्स भी कहते हैं, ये इंटायर इकोनॉमी को इफ़ेक्ट करते हैं, नॉट जस्ट अ पर्टिकुलर सेक्टर। इकोनॉमी में काफ़ी सारे सेक्टर होंगे ना, एग्रीकल्चर आपका हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया आपका, बाकी सारी चीज़ें हो गई। ठीक है। ये इंटायर इकोनॉमी को ही देखेगा, क्वांटिटेटिव टूल्स इफेक्ट करेगा।
इसमें फिर क्या आता है, इसमें दो टर्म्स आपकी आती है, CRR SLR। ठीक है, ये दो जो टूल्स होते हैं ये क्या है और ये हम कैसे यूज़ करते हैं। CRR एंड SLR, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं स्टैट्यूटरी, क्या, स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। क्या, इनको कहते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स या रेशियोज, SRR। बात समझ आ रही है, ये भी कभी क्वेश्चन पूछता है, CRR SLR को क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। अभी देखते हैं। सबसे पहले आप देखो ये क्यों करते हैं हम, ताकि हम फाइट कर पाए अगेंस्ट व्हाट, इन्फ्लेशन हो या फिर डिफ्लेशन हो। बात समझ आ रही है, इन्फ्लेशन का अपोजिट डिफ्लेशन। ठीक है, क्या है ये, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स है, CRR हो गया, SLR हो गया। अब CRR एंड SLR को कलेक्टिवली क्या कहेंगे हम, ठीक है, ये तो टूल हो गया स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो, लेकिन कलेक्टिवली CRR प्लस SLR को कलेक्टिवली हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे वेरिएबल, क्या कहेंगे, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, वेरिएबल रिजर्व रेशियो, या इनको कहेंगे स्टैट्यूटरी, क्या कहेंगे, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियोज। बात समझ आ रही है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी डायरेक्टली पूछा जाता है। CRR SLR को कलेक्टिवली क्या कहते हैं, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियोज या वेरिएबल रिजर्व रेशियोज। ठीक है, अब देखो ये CRR SLR क्या होता है, हम बनाएंगे एक टेबल। ठीक है, हम बनाएंगे क्या, एक टेबल बनाएंगे, यहाँ से हम लिखेंगे CRR क्या, और यहाँ से लिखेंगे SLR। ठीक है, इसमें से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए इससे पहले, दैट यू नीड टू टेक अंडर कंसिडरेशन। CRR की फुल फॉर्म, सबसे पहले कैश रिजर्व रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो। SLR का क्या है, SLR का आपका है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, ये इनकी फुल फॉर्म है। अब सबसे पहले CRR को देखो। CRR क्या है, आपका जो RBI है ये बोलता है कि जो बैंक्स हैं, क्या है, बैंक्स जो है इनके पास ये एक रूल बनाया जाता है कि जो इनके पास डिपॉजिट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये बैंक A है, क्या है, ये बैंक A है और यहाँ पे लोगों ने डिपॉजिट किया है मनी, फॉर एग्जांपल सब ने 10-10 5-5 रुपए की, स्मॉल स्केल पे ले लो, इनके पास 100 है, कितना है, 100 रुपीज़ इनके पास अभी टोटल डिपॉजिट आ गया। RBI कहता है कि भाई साहब आप ये सारा का सारा लोन में नहीं दे सकते, आपको कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, और उसमें RBI के पास वो जो डिपॉजिट है उसमें से कुछ पोर्शन जैसे कि 100 है, 100 में से फॉर एग्जांपल 30 रुपीज़ जो है या 20 रुपीज़ जो है वो आप RBI के पास रखो। ठीक है ना, और RBI आपको वापस में कोई भी इंटरेस्ट इस पर नहीं देगा, ये एक सिक्योरिटी बन जाती है। तो कल को अगर फॉर एग्जांपल बैंक फेल हो जाए, ठीक है ना, बैंक के पास नहीं है, तो वो एक सिक्योरिटी रहेगी उनके पास कि कुछ पीछे, अगर सारा लोन में दे दिया उनको, लोन एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया, लोगों ने वापस नहीं दिया, तो बैंक क्या करेगा, बैंक फेल हो जाएगा। ठीक है, दैट इज़ वेयर RBI कम्स इन टू प्लेस। एंड RBI इन पे क्या करता है, लागू लगाता है कि आपके पास पूरा जो जितना भी है ये इसमें से कुछ % आपको रखना है, किसके पास, RBI के पास, जिसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो क्या समझ आया आपको कि बैंक्स मस्ट कीप, ठीक है ना, कुछ % डिपॉजिट्स का किसके साथ, RBI के साथ। ठीक है ना, और RBI उनको उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा, क्यों, जो ये % RBI के साथ रख रहे हैं इस पर इनको प्रॉफिट नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन ये CRR किसने पहले सजेस्ट किया था, CRR सबसे पहले इसी ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट में JM केनीज ने ही किया था सजेस्ट। बात समझ आ रही, और इसने इंट्रोड्यूस किया था ये पहली बार US फेडरल जो रिजर्व होते हैं वहाँ पे किया था। फिर RBI ने ये मैंडेट किया किसमें, किस एक्ट के अंडर, RBI एक्ट 1934। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जितनी भी हुई है, जो भी एक्ट होता है RBI एक्ट 1934 के अंडर ही होता है। ठीक है ना, अब RBI क्या करता है, RBI ये अमाउंट जो है, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ डिपॉजिट आ गया टोटल बैंक के पास,
उसका जो फिक्स्ड कोई भी रेशो है, कोई भी परसेंटेज है, वो फिक्स कौन करता है? आरबीआई ही फिक्स करता है कि सीआरआर कितना होना चाहिए। ठीक है ना, ये लीगली फिक्स करते हैं और इसमें कोई मिनिमम या मैक्सिमम लिमिट नहीं है। बात समझ आ रही है? कोई मिनिमम मैक्सिमम लिमिट नहीं है इसमें, लेकिन रियल लाइफ में क्या करता है, आरबीआई को भी ये ध्यान में रखना पड़ता है कि कितना परसेंट लगाना चाहिए, इस परसेंट फलाना परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बैंक है, उसके पास मैंने बोला डिपॉजिट 100 रुपीज़ आया, उसमें आपको सीआरआर कितना देना है, बाकी सारी चीज़ें कितनी देनी है, और फॉर एग्ज़ाम्पल सीआरआर उसमें से आपको रखना है 4% या 5%। बात समझ आ रही है? वो आरबीआई के पास जाएगा। ठीक है ना, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 100 में से 50 लगाओगे सीआरआर बैंक पे, तो वो लोन कितना देगा, प्रॉफिट कहाँ से कमाएगा, तो इकोनॉमी कहाँ से आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो जो सीआरआर है यूजुअली नॉर्मल ही होता है, आगे जाके देखेंगे। ठीक है, ओके। तो आरबीआई क्या करता है, फिक्स करता है सीआरआर। ठीक है, नॉर्मली ये कुछ परसेंटेज होता है, टोटल डिपॉजिट्स देखे जाते हैं बैंक के, फिर परसेंटेज डिसाइड करती है आरबीआई। ठीक है, तो ज़्यादा ये नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 100 है, 100 में से 50 रुपये सीआरआर नहीं लेगा आरबीआई, क्योंकि उनको भी सोचना है कि बैंक्स फिर लोन कितना देंगे, कहाँ से फिर वो प्रॉफिट कमाएंगे, इंटरेस्ट कमाएंगे, बाकी सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। एज़ कम्पेयर टू दैट, ये जो एसएलआर है, ये क्या चीज़ है, ये भी बैंक्स को रखना पड़ता है। ठीक है ना, लेकिन लिक्विड एसेट्स रखने पड़ते हैं। क्या रखने पड़ते हैं? लिक्विड एसेट्स रखने पड़ते हैं। ठीक है ना, कैश भी हो सकता है। लिक्विड एसेट्स में आपका गोल्ड आता है, कैश आता है, ठीक है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आती है, कुछ लोन के बॉन्ड्स होते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्टेट या स्टेट गवर्नमेंट के कुछ, या स्टेट डेवलपमेंट के कुछ लोन बॉन्ड्स होते हैं। बात समझ आ रही है? या बाकी जो भी सिक्योरिटीज़ जो आरबीआई की नोटिफाई करता है। बात समझ आ रही है? ये सारी चीज़ें जो है, ये एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये बैंक्स को रखना पड़ता है, लेकिन किसके साथ? आरबीआई के साथ नहीं। ये आपको डिफरेंस देखना है सीआरआर एंड एसएलआर में। ये बैंक रखता है अपने साथ। क्या? बैंक्स कीप विद इटसेल्फ। बात समझ आ रही है? ज़्यादातर ये लिक्विड एसेट्स हुए होंगे। ठीक है ना, इसमें कुछ प्रॉफिट कमा सकता है बैंक। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे सीआरआर किसके अंडर आता था? आरबीआई एक्ट 1934। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन जो एसएलआर है, एसएलआर किसके अंडर मैंडेट होगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। क्या? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये आपको याद रखना है। क्या? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ठीक है ना, अभी प्रेजेंटली अगर हम बात करें, ये इट इज़ अराउंड 18%। बात समझ आ रही? जितना भी आपका टोटल आपकी लायबिलिटीज़ है, ठीक है ना, उसका 18%, जितना भी आपके पास अभी डिपॉजिट है उसका 18%। अब अगर सीआरआर की बात करें, सीआरआर कितना होता है? यूजुअली 4 से लेके 5% मैक्स टू मैक्स। ठीक है, इसी के बीच का ही होता है, 4.5, 4.6, 4.7। ठीक है ना, और जो एसएलआर है, एसएलआर 40% से ज़्यादा नहीं हो सकता। एसएलआर मैंडेट किया गया है कि भाई लीगली ये एसएलआर जो है 40% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही है? अब देखो, अब ये तो बैंक्स अपने साथ रखते हैं, सीआरआर जो है वो आरबीआई के साथ रखता है। अभी आपने बोला 100 रुपीज़ अगर आपके पास बैंक के पास आया, अगर 100 का 100 आरबीआई रखेगा तो बैंक क्या करेगा फिर? कुछ नहीं, वो बेचारे फेल हो जाएंगे, वो फंक्शन नहीं कर पाएंगे, दे विल स्टॉप फंक्शनिंग। दैट इज़ वाई ये 4 से लेके 5% के बीच में ही रखा जाता है। ठीक है ना, लेकिन ये मस्ट रूल है। क्या है? मस्ट रूल है कि ऑल बैंक्स मस्ट कीप सीआरआर। क्या? मस्ट कीप सीआरआर। बात समझ आ रही? लेकिन कभी क्या करता है, आरबीआई प्रिस्क्राइब करता है कि भाई सेपरेट परसेंटेज क्यों। कभी फॉर एग्जाम्पल कोई रीजनल रूरल बैंक है या कोई कोऑपरेटिव बैंक है, जो कि हम बैंक्स में आगे जाके देखेंगे, उनके लिए कोई सेपरेट परसेंटेज नॉर्म्स होते हैं। बात समझ आ रही है? इसी तरह एसएलआर पे भी ये सेम अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए, अब आप सोच रहे होंगे अगर बैंक्स ऐसा नहीं करेंगे तो
तो उनको क्या कहेंगे, उनको पेनल्टी भरनी पड़ती है, दे विल बी पेनलाइज्ड, ठीक है ना। इंटरेस्ट रेट्स देनी पड़ेगी उनको, आरबीआई को। बात समझ आ रही है? ओके, एक और टर्म आपकी आती है, वो है आपका रेपो रेट। ये भी पूछा जाता है आपका। जो रेपो रेट है ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। इनको हम कहते हैं, ये आरबीआई की क्या है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, LAF, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, ठीक है। अब इसमें क्या आता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी में रेपो एंड रिवर्स रेपो, क्या ये कुछ रेट्स हैं, क्या है ये, चलिए देखते हैं। ओके, तो रेपो रेट क्या है, ये वो इंटरेस्ट रेट है, क्या ये वो इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई, ठीक है, ध्यान रखें, लेट मी रिमाइंड यू, वी आर स्टडीइंग मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के हम ये टूल्स पढ़ रहे हैं कि कैसे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करके कौन से टूल्स यूज़ करता है, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम पढ़ रहे हैं अभी रेपो। ओके, तो CRR SLR आपने देखा। तो रेपो रेट क्या है, ये वो इंटरेस्ट रेट है जब आरबीआई, ठीक है, वो इंटरेस्ट रेट है जब आरबीआई क्या करेगा, लेंड करेगा, देगा, क्या, शॉर्ट टर्म लोन, किसको देगा, अपने क्लाइंट्स को, वो बैंक भी हो सकते हैं। बात समझ आ रही है। और वापस क्या लेगा, उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एज कोलैटरल लेगा, क्या लेगा, कोलैटरल, ऐसे मुफ्त में तो नहीं देगा ना, उनसे एज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एज अ कोलैटरल लेगा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो क्लाइंट्स होते हैं आपके, वो एक एग्रीमेंट करते हैं आरबीआई के साथ, ठीक है, एग्रीमेंट करते हैं आरबीआई के साथ कि भाई साहब, जो हमसे आपने ये कोलेट्रल लिया है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लिए, एसेट्स लिए, ये हम फ्यूचर में वापस खरीदेंगे, आपको लोन वापस पे करेंगे, वापस खरीदेंगे, रीपर्चेज करेंगे, क्या करेंगे, रीपर्चेज करेंगे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, और जो रेट होगी उस डेट पे। बात समझ आ रही है? फिर से समझो, क्या है रेपो रेट, आरबीआई क्या करेगा, लोन देगा, किसको देगा, फॉर एग्जांपल बैंक को देगा, ठीक है, अपने क्लाइंट को देगा, और बैंक वापस में कोलैटरल क्या रखेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लेकिन उसमें से वो SLR नहीं रख सकता एज अ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये जो SLR कोटा होता है बैंक के पास, एक तो CRR होता है और SLR कोटा होता है, ये क्या होते हैं, कोटा होते हैं। बात समझ आ रही है? ये एज अ कोलेट्रल नहीं रख सकता, वो प्लेज नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है? और बैंक्स क्या करते हैं कि भाई हमसे तो आपने ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ले ली एज अ कोलेट्रल, इन फ्यूचर हम ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वापस रीपर्चेज करेंगे प्री डिटरमाइंड रेट जो होगी। बात समझ आ रही है? ठीक है। अब रेपो को दूसरा नाम क्या कहते हैं, रेडी फॉरवर्ड। ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, रेडी फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, ठीक है ना। तो रेपो रेट क्या है, ये एक पॉलिसी है, पॉलिसी रेट इसको बोल सकते हैं, इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहेगी, सिंपल एज दैट। अब रिवर्स रेपो क्या है, इसका उल्टा, क्या रिवर्स रेपो क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट क्या होगा, इसका उल्टा होगा, ये वो इंटरेस्ट रेट है, ये वो इंटरेस्ट रेट है दैट क्लाइंट्स अर्न, जो क्लाइंट अर्न कर रहे हैं। कभी आरबीआई को भी तो पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है ना, वो क्लाइंट्स है, फॉर एग्जांपल बैंक है, ठीक है ना, वो अपना मनी पार्क करेंगे, दे देंगे, ठीक है ना, डिपॉजिट करेंगे, ऐसा समझ लो आप, जो आप उनके पास एक्स्ट्रा होगा, वो फंड्स होंगे, वो आरबीआई को देंगे, ठीक है ना। और आरबीआई क्या देगा, शॉर्ट पीरियड के लिए उनको क्या देगा, इंटरेस्ट देगा। बात समझ आ रही? उल्टा यहाँ पे आरबीआई दे रहा है इंटरेस्ट, क्योंकि बैंक्स क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि बैंक्स को इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। मैकेनिज्म सिंपल सिमिलर है जैसे रेपो है, बस थोड़ा सा ये है कि आरबीआई क्या करता है, वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्लाइंट को यहाँ पे देता है एज अ कोलैटरल, ठीक है, सिंपल एज दैट। चलिए, तो रेपो रेट क्या है, आपने क्या समझा, जो आरबीआई लेंड करता है शॉर्ट टर्म लोन अपने क्लाइंट को और डिमांड करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज अ कोलैटरल, ठीक है ना। रिवर्स रेपो रेट क्या है आपका, जो इंटरेस्ट रेट क्लाइंट्स अर्न कर रहे हैं जब वो आरबीआई के पास पैसा रखते हैं, आरबीआई के पास। बात समझ आ रही है? आरबीआई को भी चाहिए
ठीक है। अब आरबीआई क्यों करती है ऐसा? क्योंकि जब उसको मार्केट से पैसा कम करना हो, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना हो, तब वो पैसा उठा लेगा मार्केट से। जब उसको मार्केट में पैसा इंजेक्ट करना होगा, देना होगा मार्केट को पैसा, तब वो क्या करेगा? शॉर्ट टर्म लोन दे देगा कि भाई बांटो, जाओ लोन दे दो, जो करना है इस पैसे का करो, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर मुझे ये वापस चाहिए। ठीक है, चलिए ओके। तो क्या समझा आपने? मॉनेटरी पॉलिसी में, क्वांटिटेटिव टूल्स में आपने देखा CRR एक चीज़ होती है। क्या? CRR, SLR, और क्या देखा आपने? रेपो देखा, रिवर्स रेपो देखा। ठीक है, अब देखेंगे हम MSF क्या होता है। ठीक है, ये भी एक क्वांटिटेटिव टूल है। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी का। MSF क्या होता है? ये भी रेट होती है ना। ठीक है, MSF भी एक रेट होती है। MSF का फुल फॉर्म क्या है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आपको थोड़ा सा टेक्निकल लग रहा होगा क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में भी आपने इससे पहले देखा होगा ऊपर ऊपर से, बट ये जो क्वेश्चन है ये पूछे जाते हैं, फिर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कहाँ से आया था। दिस वॉज सिंपली मॉनेटरी पॉलिसी, क्वांटिटेटिव टूल्स जिसकी वजह से कंट्रोल होती है चीज़ें। कौन से टूल्स आरबीआई यूज़ करता है? बात समझ आ रही है? किस एक्ट के अंडर ये चीज़ें पूछी जाती है? CRR, SLR, MSF, रेपो, रिवर्स रेपो, और ये बेसिक है, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होती है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी ये भी एक रेट होती है, बट व्हाट इज़ इट? ये वो इंटरेस्ट रेट है, एट विच, क्या? एट विच जो आपका आरबीआई है वो लैंड करता है। क्या करता है? शॉर्ट टर्म लोन्स। ठीक है ना, किनको? जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होते हैं आपके, और रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं। क्या? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या चीज़ें होती है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स क्या चीज़ है? रीजनल रूरल बैंक्स क्या चीज़ है? बैंकिंग हम अलग से पढ़ने वाले हैं, तब आपको ये समझ आएगा। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? ये आरबीआई ने क्या किया है? क्लासिफाई किया है। क्या किया है? अंडर 1934 जो आरबीआई का एक्ट है, उसमें इन्होंने बैंक्स को, जो कमर्शियल बैंक्स आपके होते हैं, इनको क्लासिफाई किया है। एक होता है शेड्यूल्ड बैंक्स, एक होता है नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक्स एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स। फिर उसमें जो रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं। ये जो बैंकिंग है ना, ठीक है, आरबीआई कैसे रेगुलेट करता है बैंक्स को, और बैंक्स कितने टाइप्स के होते हैं, ये हम अलग से पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आफ्टर दिस। बट राइट नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड MSF क्या होता है। ठीक है, MSF आपको याद रखना है, ये क्या है? एक इंटरेस्ट रेट है जब आरबीआई देता है किन को, लेकिन वहाँ पे तो जनरल बात हो रही थी ना, रिवर्स रेपो वहाँ पे कोई भी ले सकता था। यहाँ पे एक किन को देता है? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स। बट MSF में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जो है SLR जो कोटा होता है, SLR कोटा आप समझ रहे हो ना, जो बैंक्स अपने पास रखते थे, वो एज अ कोलेटरल दे सकते हैं। किसको? आरबीआई को। वहाँ पे अलाउ नहीं था प्रीवियसली, बट यहाँ पे अलाउ है। ठीक है ना। MSF का क्या होता है? MSF का रेट एज कंपेयर टू रेपो रेट ज़्यादा होता है। बात समझ आ रही है? फॉर एग्जांपल, अगर रेपो रेट X% है, प्लस इसका 0.25 0.35 ऐसे करके ये आपका MSF बन जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा होता है इसमें। ठीक है, अब ये डिफरेंस क्या है इसमें, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसमें आपको PhD नहीं करनी है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल, कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है MSF, मॉनेटरी पॉलिसी का एक क्वांटिटेटिव टूल है। ये एक इंटरेस्ट रेट है जब आरबीआई देता है लोन, किनको? शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स को, रीजनल रूरल बैंक्स को। वो जो है वो बैंक्स है, वो अपना SLR कोटा एज अ कोलेटरल आरबीआई के पास रखते हैं। SLR कोटा क्या होता है वो आपने प्रीवियसली देखा। चलिए ओके, अब एक और टर्म आती है आपकी SDF का फुल फॉर्म क्या है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। बात समझ आ रही? ये एक 2013 में उर्जित पटेल कमेटी आई थी मॉनेटरी पॉलिसी में। ठीक है ना, उन्होंने प्रपोज किया था कि SDF, ठीक है ना, क्या आई थी? उर्जित पटेल कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी पे आई थी, और उन्होंने प्रपोज किया था कि SDF चीज़ एक होनी चाहिए। SDF क्या है? SDF
क्या है आपका, जब आपका जो क्लाइंट्स है, ठीक है ना, वो डिपॉजिट करते हैं या आप बोल सकते हो पार्क करते हैं अपना मनी, ठीक है ना, जो उनके पास एक्स्ट्रा मनी है आरबीआई के पास, ठीक है ना, और आरबीआई उनको इंटरेस्ट देता है, ठीक है ना। लेकिन आरबीआई क्या है, आरबीआई उनको कोलेट्रल यहाँ पे नहीं देता है, बस यही डिफरेंस है। क्या? कोलेट्रल, नो कोलेट्रल। आरबीआई उनको कुछ नहीं बोलता है, आपको इंटरेस्ट चाहिए आप अपना पैसा रखो, रख सकते हो एट रिस्क, जो भी है आपका, हम आपको कोई भी ये नहीं देंगे सिक्योरिटी, योर मनी इज़ एट रिस्क, अब दे दो, बात ख़त्म। बात समझ आ रही है? लेकिन ये क्यों, वाई? अगर ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें थी तो ये क्यों? बेनिफिट इसका ये है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल में होगी जल्दी से। क्यों? आप इंटरेस्ट का लालच दोगे, बैंक्स मनी लेके आएंगे और डिपॉजिट करेंगे, क्लाइंट्स लेके आएंगे, आरबीआई को देंगे, और उनको कोलेट्रल भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इंटरेस्ट की लालच में आ जाएंगे, प्रॉफिट के लालच में आ जाएंगे, ठीक है ना। और इसकी वजह से आरबीआई कैन सक एक्स्ट्रा मनी सप्लाई, जो भी मार्केट में चल रही है वो सक कर सकती है, ठीक है ना, थ्रू दिस विंडो, एसडीएफ विंडो। बात समझ आ रही है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। बस इतना आपको याद रखना है। इसमें जो आरबीआई है ये कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज अ कोलैटरल क्लाइंट्स को नहीं देता। अब आपको समझ आया होगा एमएसएफ, रेपो, रिवर्स रेपो एंड एसडीएफ, व्हाट आर द डिफरेंसेस? एमएसएफ क्या? एमएसएफ, रेपो, रिवर्स रेपो एंड एसडीएफ। व्हाट इज द डिफरेंस? नंबर वन, जो रेट्स है, ठीक है ना, रिवर्स रेपो यूजुअली कम होती है क्योंकि ये फिक्सड होती है, ठीक है ना। रेपो फॉर एग्जांपल इतना, अगर ये 6.7 है तो रेपो 6.5 होगा, ये फॉर एग्जांपल 3.35 है, एंड दिस विल बी हायर एज कम्पेयर टू दम, क्योंकि इसमें कोई भी कोलेट्रल वोलेट्रल नहीं मिलता है आपका, ठीक है ना। 6.7, 6.8 या 6 जो भी है आपका। बात समझ आ रही है? लेंडर, अगर हम बात करें एसएफ में, लेंडर कौन सा है आपका? लेंडर आपका आरबीआई है। एसएफ में लेंडर की बात हो रही है, जो दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन है लेंडर? आरबीआई है, ठीक है ना। यहाँ पे रिवर्स रेपो में कौन है लेंडर? वो आरबीआई को दे रहे हैं। बैंक्स भी दे रहे हैं या एनबीएफसीज, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। बात समझ आ रही है? एनबीएफसीज भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, एनबीएफसीज भी हो सकती है। यहाँ पे भी सेम बैंक्स हैं, एनबीएफसीज एसडीएफ में हो सकती है। बात समझ आ रही है? यहाँ पे अगर लेंडर आरबीआई है तो बोरोवर कौन होगा यहाँ पे? शेड्यूल्ड, ओनली शेड्यूल्ड एंड आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे बैंक्स और एनबीएफसीज। बात समझ आ रही है? और यहाँ पे रिवर्स रेपो में कौन सा बोरोवर है? आरबीआई लेता है, और यहाँ पे भी आरबीआई ही एज अ बोरोवर एक्ट करता है, ठीक है ना। बस ये आपको बेसिक सी चीज़ें याद रखनी है। चलिए, मॉनेटरी पॉलिसी में एक और टर्म कभी कभी एग्जाम में पूछी जा सकती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या? ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये पूछा जाता है कि ये चीज़ क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है। इन्फ्लेशन, ये भी यहाँ पे इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए होगी। इन्फ्लेशन को क्या, कैसे हम ये करते हैं, कंट्रोल करते हैं, और डिफ्लेशन में क्या करते हैं, ठीक है ना। कुछ ओपन मार्केट ऑपरेशंस है जो आरबीआई यूज़ करता है, ठीक है ना, ऑपरेशंस करता है। बात समझ आ रही है? कैसे करता है, लेट्स सी। सबसे पहले ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? जो आरबीआई है आपका, ये क्या करेगा, या तो बाई करेगा या तो सेल करेगा, ठीक है ना। जो आपकी फॉर एग्जांपल यूनियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है उनको सेल करेगा। क्या, क्यों करेगा? ताकि जो कंट्रोल है वो कंट्रोल कर पाए किस पे? जो मनी सप्लाई आपने देखी थी प्रीवियसली, उस मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाएगा आरबीआई। इसी को कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, व्हाट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन। नीचे स्टेटमेंट दिए गए होते हैं। ये सिंपली क्या है, आरबीआई या तो बेचेगा या तो खरीदेगा क्या, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। क्यों? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। बात समझ आ रही है? अब जब आरबीआई क्या करेगा, जब बाई करेगा, क्या करेगा, बाई करेगा, तो मनी सप्लाई जो है, मनी सप्लाई क्या है, वो इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ले रहा है और मनी दे रहा है। बात समझ आ रही है? तो लिक्विडिटी जो है, लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, इंजेक्ट होगी मार्केट में, मनी आ जाएगा, ठीक है। अब जब आरबीआई सेल करेगा, जब ये सेल करेगा तो मनी अंदर ले रहा है, बात गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे रहा है, उनको इंटरेस्ट दे रहा है, तो मनी सक कर रहा है। बात समझ आ रही है? एब्जॉर्ब कर रहा है, क्या कर रहा है,
एब्जॉर्ब कर रहा है मार्केट से। बात समझ आ रही है? तो इसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। बस सिंपल सी बात है। अब देखो इसमें एक टर्म और भी आती है, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, MS। ये क्या चीज़ होती है? जब RBI सेल करता है स्पेशल टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या कोई कैश मैनेजमेंट बिल्स होती है, ठीक है ना, कोई अगर एक्सेस लिक्विडिटी है तो उसको सक करने के लिए, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव। बात समझ आ रही है? तो ओपन मार्केट ऑपरेशन आपको समझना है, ठीक है ना। अब मॉनेटरी पॉलिसी में आपने क्या देखा? क्वांटिटेटिव टूल्स। व्हाट अबाउट क्वालिटेटिव टूल्स? व्हाट अबाउट क्वालिटेटिव टूल्स? व्हाट डिड यू सॉ, व्हाट डिड यू लर्न सो फार? ये सारी रेट्स आपने देखी, CRR, SLR, रेपो, रिवर्स रेपो, MSF, SDF, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें आपने देखी। बात समझ आ रही है? बट व्हाट अबाउट क्वालिटेटिव टूल्स? ठीक है, क्वालिटेटिव टूल्स आपके ये है, फॉर एग्जांपल आपको डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, किसकी डिस्ट्रीब्यूशन? लोन्स की। लोन्स किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जाने चाहिए, ठीक है ना, किसी पर्टिकुलर सेक्टर में जाने चाहिए। इकोनॉमी के सेक्टर होते हैं ना, ठीक है ना, पर्टिकुलर इकोनॉमी सेक्टर में जाने चाहिए लोन्स, वो डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। उनको कहते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। उनको फॉर एग्जांपल कितना लोन जाना चाहिए एग्रीकल्चर को, रिन्यूएबल एनर्जी को, बात समझ आ रही, कितना पर्टिकुलर लोन जाना चाहिए सोसाइटी, फार्मर्स को, वुमेन को, SC STs को, तो इनको कहते हैं क्वालिटेटिव टूल्स। और इनको दूसरा नाम क्या कहते हैं? सिलेक्टिव। क्या कहते हैं? सिलेक्टिव या डायरेक्ट टूल्स। क्या कहते हैं? सेलेक्टिव या डायरेक्ट टूल्स, क्योंकि ये सिलेक्टेड कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स की बात कर रहा है कि कहाँ पे जाना चाहिए लोन, ठीक है। ओके, जैसे कि आपका PSL नॉर्म्स होते हैं, ये भी हम देखेंगे। उससे पहले एक टर्म आपकी पूछी जाती है क्वालिटेटिव टूल्स में, मॉरल सुएशन क्या होती है? व्हाट इज़ मॉरल सुएशन? कभी कभी पूछा जाता है कि मॉरल सुएशन क्या है। पब्लिसिटी है, RBI करता है, ठीक है ना, मतलब परसुएशन, परसुएट करना, ठीक है ना। कोई भी इस पे देखो, मॉरल सुएशन क्या है? मतलब बातें, क्या बातें RBI करता है, कन्विंस करने की कोशिश करता है, परसुएट करने की कोशिश करता है। इस पर कोई पेनल्टी नहीं लगाता है, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं लगाता है, विदाउट अप्लाइंग एनी पॉजिटिव मेजर्स, विदाउट अप्लाइंग एनीथिंग। बात समझ आ रही है? तो जो RBI गवर्नर है वो टैक्टिक, जैसे कॉन्फ्रेंस, कोई इनफॉर्मल मीटिंग, कोई वेबिनार, कोई सेमिनार ऑनलाइन ये करेगा, होस्ट करेगा, वहाँ पे RBI गवर्नर बोलेगा बैंक से कि भाई साहब आप जो रेपो रेट्स है उन पे थोड़ा सा ऐसा करो, बैंक ब्रांच जो है वो रूरल एरियाज़ में खोलो, ठीक है ना, कुछ फाइनेंशियल लिटरेसी फैलाओ लोगों में, ठीक है ना, लोन्स दे दो, फार्मर्स को लोन दे दो। बात समझ आ रही? ये सारी चीज़ें जो है ये RBI गवर्नर थ्रू पब्लिसिटी करेगा, जैसे कि मैंने बोला वेबिनार्स वगैरह वगैरह, इसको कहते हैं मॉरल सुएशन। बस सिंपल एज दैट, ठीक है। ओके, और इसमें एक टर्म आती है PSL, जिसको कहते हैं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। क्या कहते हैं? प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है? 1968 में जो RBI है, RBI ने सबसे पहले ये प्रायोरिटी सेक्टर वर्ड यूज़ किया था, ठीक है ना। उन्होंने बोला था कि बैंक्स को एटलीस्ट, ठीक है ना, 40% लोन्स किनको देने चाहिए? 3 प्रायोरिटी सेक्टर्स को। नंबर 1 एग्रीकल्चर, नंबर 2 इन्होंने कहा था स्मॉल इंडस्ट्रीज़, और नंबर 3 इन्होंने कहा था जो एक्सपोर्टर्स है हमारी कंट्री के उनको लोन दे दो, बाई 1985, ठीक है। ये 1968 में इन्होंने ये बात बोली थी, पहली बार ये यूज़ की थी टर्म, राइट। फिर ओवर द इयर्स क्या हुआ, नए नए सेक्टर्स इकोनॉमी में आए, ठीक है ना। और 2015 की अगर बात करें हम, 2015 की बात करें, कुछ रिफॉर्म्स आए PSL में, ठीक है ना, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। तो 2019 में क्या हुआ, जो RBI ने क्या किया, जो UK सिन्हा कमेटी है, ठीक है ना, उन्होंने, ये कमेटी किस पे बनी थी? MSMEs, ठीक है ना। MSMEs क्या होती है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज जो भी है आपकी,
ठीक है ना। इनके ऊपर कुछ लोन रिफॉर्म्स आए थे, बात समझ आ रही। फिर 2020 सितंबर में आरबीआई ने कुछ और रिफॉर्म्स लाए। तो रिफॉर्म्स आते रहते हैं, बात समझ आ रही। लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आपको समझना है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आपको समझना है। कुछ मिनिमम कोटा रखा जाता है वीकर सेक्शंस के लिए भी, SC ST के लिए, कुछ माइनॉरिटीज़ के लिए, और कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस के रिलेटेड, बात समझ आ रही है। तो ये परसेंटेज इंक्रीज़ की जाती है। फॉर एग्जांपल अगर बैंक के पास 100 रुपये है, उसमें से CRR है, SLR है, बात समझ आ रही है, जो फिर लोन्स के लिए फॉर एग्जांपल इनके लिए 50 रुपीज़ बचती है। 50 रुपीज़ में इनको लोन्स भी देना है, और उसमें से वो जनरल पब्लिक को कितना दे रहे हैं, बाकी सारी चीज़। लेकिन PSL उनको अलग रखना है, PSL कोटा उनको अलग रखना है, उसमें से सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर्स को ही लोन देना है। वो परसेंटेज 14% हो सकता है, 15% हो सकता है इस 50 का, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये PSL है, ठीक है, ये भी क्वालिटेटिव टूल में आता है। लेकिन ये PSL नॉर्म्स जो है ये सिर्फ और सिर्फ बैंक्स पे ही अप्लाई होता है, NBFCs पे अप्लाई नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव, ठीक है। ये PSL नॉर्म्स ओनली एंड ओनली अप्लाई टू बैंक्स, बात समझ आ रही है। लेट्स क्विकली रिकैप, हमने क्या देखा। हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी में कि भाई साहब कुछ क्वालिटेटिव टूल्स है, कुछ क्वांटिटेटिव टूल्स है। क्वांटिटेटिव में हमने क्या देखा, हमने देखा कुछ रिजर्व्स हैं, कुछ कैश रिजर्व्स है जिनको हम कहते हैं SLR, और क्या कहते हैं CRR, ठीक है। ये क्या चीज़ें होती है ये आपने देखा। उसके बाद कुछ रेट्स होते हैं, ये क्या है, रिजर्व्स है, इनको दूसरा नाम क्या बोलते हैं ये भी आपने देखा। फिर उसके बाद कुछ रेट्स हमने देखे, रेट्स के थ्रू कैसे कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, जैसे कि रेपो, MSF, ठीक है ना। हमने देखा SDF, ठीक है। हमने देखा रिवर्स रेपो, बात समझ आ रही। चलिए, और मार्केट ऑप्स, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, बात समझ आ रही। चलिए, फिर हमने देखा क्वालिटेटिव टूल्स। क्वालिटेटिव टूल्स में हमने क्या देखा, मॉरल सुएशन क्या होता है, मॉरल सुएशन क्या होता है। हमने देखा PSL क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, ये कैसे हम करते हैं, बात समझ आ रही है। तो नाउ आई होप यू गॉट द पॉइंट, व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, एंड दैट्स इट। तो आज आपने क्या सीखा, आज आपने सबसे पहले मनी के बारे में सीखा कि मनी का क्रिएशन, M0, सप्लाई, डिमांड, ये क्या चीज़ें होती है। एंड देन आपने देखा मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें आपने टूल्स देखे। एंड नाउ वी आर डन एंड डस्टेड विद मॉनेटरी पॉलिसी एंड एवरीथिंग एल्स। टुमारो वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट लेक्चर, आई मीन इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट अबाउट बैंक्स, ठीक है। वहाँ पे हम पढ़ेंगे RBI एंड बैंक्स के बारे में, द टाइप्स ऑफ बैंक्स, हाउ दे वर्क। टिल देन टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, बाय।